श्री विवेक शेट्टी जी एक मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन विशेषज्ञ, प्रेरक वक्ता और एक जीवन प्रशिक्षक रहे हैं, जिनका योग, जीवन विज्ञान और रहस्यवादी ज्ञान पर विशेष ध्यान है। वे 15 वर्षों से अधिक समय से 1000 से भी अधिक व्याख्यान और सत्र उन्होंने किए हैं। वह माइंड मैनेजमेंट और वॉइस ट्रेनिंग के नियमित आधार पर 1-to-1 कक्षाएं भी आयोजित करते हैं। 3000 से अधिक छात्र और विभिन्न पेशेवर और मशहूर हस्तियां अब माइंड मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग और वॉइस ट्रेनिंग के लिए उनसे प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनका बहुत बड़े बड़े देशों में, प्रमुख समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में और ऑनलाइन समाचार साइट द्वारा उन्हें कवर किया गया है। उन्हें नवभारत हेल्थ केयर अवार्ड 2021 प्रदान किया गया। इंस्टाग्राम पर उनके 10 लाख से भी अधिक फॉलोअर्स हैं, जिनकी संख्या हर घंटे बढ़ती रही है। नमस्कार, नवभारत मुंबई से बातों बातों में मैं माधवी वाडकर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है विवेक शेट्टी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मैं पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कोरोना पैंडेमिक आया था, यूनाइटेड नेशन ने भी अभी कहा है कि अगले आने वाले 5-10 सालों में मेंटल हेल्थ पैंडेमिक आने की बहुत बड़ी संभावना है जी। बट ये मेंटल हेल्थ एग्जैक्टली है क्या? बिकॉज हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा है या हमें कुछ टेस्ट करने चाहिए? क्या कहेंगे सर? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने माधवी जी, और इस प्रश्न के उत्तर से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। मेंटल हेल्थ की परिभाषा क्या है? व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से मेंटल हेल्थ, है ना? तो आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि जब हम कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो हमारे मेंटल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए हम साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। तो अगर कोई इंसान साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है कोई ना कोई समस्या लेकर, तो लोग ये प्रेज्यूम करते हैं कि उनका मेंटल हेल्थ में कोई इशू है, लेकिन सच्चाई से ये काफ़ी दूर है। मेंटल हेल्थ का अर्थ ये है, अगर आप दिन भर ज़्यादातर गुस्सा, हेट्रेड, जेलसी, ये सब नेगेटिव फीलिंग्स अगर आपके मन में नहीं आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, वो आपने पुरानी गज़ल सुनी होगी। आज की जनरेशन को अगर आप देखोगे तो ये सच है। वो पुरानी गज़ल कुछ इस तरह थी, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो इसको अगर आप आज के जनरेशन को अगर आप देखोगे, वो एक बड़ा कंपनी का सीईओ क्यों ना हो, वो कोई मंत्री क्यों ना हो, वो कोई सरकारी कर्मचारी क्यों ना हो जो साफ सफाई का काम कर रहा है, सभी लोग बेचैन हैं। इसका पैसा, पावर और पोजीशन से कोई संबंध नहीं है, बेचैन सभी लोग हैं। तो ये गज़ल आज की पीढ़ी के लिए, आज की जनरेशन के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ, कभी कभी आप थोड़ी देर के लिए अगर बेचैन हो जाते हो तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप साल भर का विश्लेषण करोगे तो डेफिनेटली आपको पता लगेगा, अपने आप को ऑब्जर्व करोगे आप, 80% लोग, 90% लोग दिन में कम से कम 10-12 घंटा बेचैन रहते हैं, कोई ना कोई कारण की वजह से, है ना? और आपको ताज्जुब होगा, आज के युग में 80% जो बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं, वो बीमारी अपने मन से, अपने शरीर के लिए खुद पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उनको मेंटल हेल्थ की परिभाषा ही नहीं मालूम है। तो मेंटल हेल्थ का अगर आप गहराई तक जाओ और उसकी जो रियल डेफिनेशन जिसको हम कहेंगे, वो ये होगा कि ज़्यादातर आप खुश रहते हो, ज़्यादातर आप स्माइल करते हो लोगों को देखकर, ज़्यादातर आपको गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा आपके मन में अगर नहीं हैं, कभी कभार हम तो इंसान है, थोड़ा बहुत आ जाता है, और थोड़ा बहुत आ भी गया तो भी आप उसका, हम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोर्स करेक्शन करते हो, कि तुरंत उसको अलग दिशा में मन को लेके जाते हो, और कोशिश होती है कि मैं खुश रहूं, मैं हंसमुख रहूं। तो अंग्रेजी में खूबसूरत कहावत है, व्हेन यू स्माइल एट पीपल, जब आप लोगों को देख के हंसते हो, इट इज़ हेल्थ फॉर यू। जब आप लोगों को देख के चिड़चिड़ा हो जाते हो, वो आपके लिए बीमारी है। तो ज़्यादातर आप ऐसा जीवन गुजारिए हंसते खेलते, है ना, तो आपका सेहत उसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो सामने वाले के लिए कोई मेहरबानी नहीं है कि आप उसको देख के हंस रहे हो।
तो ये रियल मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन है कि आपको नेगेटिव फीलिंग से ज़्यादा दिन भर जूझना नहीं पड़ रहा है। अपने माइंड को खुद ऑब्जर्व करेंगे आप तो आपको ये पता लगेगा कि दिन भर में कैसे गुजारता हूँ। तो दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। और इसको अगर हम समझें तो 80% बीमारियां हमारी नज़दीक नहीं आ सकती है। 80% आज जो कंडीशन से इंसान सफ़र कर रहा है उसको अंग्रेजी में साइकोसोमैटिक कंडीशंस कहते हैं। डिसीज प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, डिसीज प्रोड्यूस्ड बाय योर माइंड फॉर योर बॉडी। एकदम सही कहा है कि आज बहुत से लोग ना इस मेंटल हेल्थ के शिकार बने हैं, छोटा बच्चा हो या बड़े या कोई भी पोजीशन वाला जो मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। बट सर आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, आप लाइफ कोच हो, आपने बहुत से माइंड मैनेजमेंट के बारे में भी बताया है। क्या बताएंगे कि माइंड मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या होता है और क्या ये माइंड मैनेजमेंट हमें इस नेगेटिव थॉट से दूर कर सकता है, हमें पॉजिटिव रख सकता है? जी बिल्कुल। माइंड मैनेजमेंट पे आने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा माइंड क्या है। यस। है ना, बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि ब्रेन इज माइंड एंड माइंड इज ब्रेन, और पूरा जीवन गुजर जाता है ये कंफ्यूजन में। कोई स्कूल, कॉलेज या ट्रेनिंग प्रोग्राम या करिकुलम या सिलेबस में कहीं ये नहीं सिखाया जाता है कि माइंड क्या है और माइंड को मैनेज कैसा किया जाए। हम पैदा होने से मरने तक हर निर्णय हमारे जीवन में हमारा माइंड ले रहा है, लेकिन माइंड क्या है वही ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। वो लोग ये समझते हैं कि ब्रेन माइंड है और माइंड ब्रेन है। हाँ सर, हम लोग यही समझते हैं कि ब्रेन और माइंड ये एक ही पार्ट है। यस। अभी आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण के साथ आपके व्यूअर्स की बेनिफिट के लिए भी ये समझा देता हूँ ब्रेन और माइंड में फ़र्क क्या है ना। सभी लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं। यस सर। अभी लैपटॉप हो गया आपका हार्डवेयर, ओके। मैं आपको सबसे बेहतरीन लैपटॉप भी अगर गिफ्ट करूं, जब तक उसमें जो ज़रूरी सॉफ्टवेयर्स आप डाउनलोड नहीं करोगे वो लैपटॉप कोई काम ही नहीं कर पाएगा, है ना। यस। तो लैपटॉप जो हार्डवेयर है उसको टेम्पररी आप ब्रेन समझिए। सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड होते हैं वो आपके थॉट्स है, वो आपका माइंड है। तो माइंड एक कलेक्शन ऑफ थॉट्स है। वो थॉट्स आपका जीवन को तय करते हैं, जैसा ये सॉफ्टवेयर तय करेगा कि आपका लैपटॉप में आप क्या कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मैं अगर आपको सबसे बेहतरीन लैपटॉप गिफ्ट करूं और आपको उसके ऊपर एक पेंटिंग करना है, जब तक वो पेंटिंग की सॉफ्टवेयर, समझो पेंट ब्रश एग्जाम्पल, आप डाउनलोड नहीं करोगे आप कोई कुछ नहीं कर पाओगे उसके साथ। दूसरा सिंपल उदाहरण अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब ये लाइट है ना, इसको अगर बल्ब, ये बल्ब है यहाँ सामने, बल्ब जो है कांच का जो बल्ब बना हुआ है वो हार्डवेयर है। उससे जो लाइट निकलता है वो अलग है। लाइट बल्ब नहीं और बल्ब लाइट नहीं है ना। तो लाइट को आप माइंड समझिए, बल्ब को आप ब्रेन समझिए। बल्ब लाइट नहीं है और लाइट बल्ब नहीं है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं, दोनों का अंतर आपको मालूम है। इसी तरह ब्रेन और माइंड का फर्क है। यानी ब्रेन जितना इम्पोर्टेंट है उतना माइंड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे थॉट जैसे हम लोग रखेंगे वैसे ही हमारा सक्सेस, हमारा लाइफ रहेगा। बिल्कुल। ब्रेन इज द रिसीविंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द माइंड। जैसा योर लैपटॉप इज, वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके रिसीव कर रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अगर बेकार है, मान लीजिए उसमें वायरस है, आपका थॉट्स अगर गलत है और उसमें वायरस है, उसमें नेगेटिविटी है, तो परफॉर्मेंस लैपटॉप का उसी हिसाब से होगा। राइट सर। है ना। तो माइंड इज फार मोर पावरफुल देन ब्रेन। ब्रेन इज जस्ट अ ऑर्गन। माइंड का जो मैनेजमेंट है वो शुरू करने से पहले हमको ये समझना है कि माइंड और ब्रेन का फर्क क्या है। अभी आते हैं माइंड के मैनेजमेंट पे। आपको ताजुब होगा सुन के कि आम इंसान को दिन में कम से कम, ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं, आज की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में साइंटिस्ट ये बात को मान रहे हैं, कम से कम 70,000 से लेके 80,000 या उससे भी थोड़ा ज़्यादा थॉट्स पर डे आ रहा है। हर थॉट में एनर्जी है, ऊर्जा है, और 80% थॉट्स जो हैं हर दिन सेम टाइप ऑफ थॉट्स आ रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम रोबोट्स की तरह जीवन जी रहे, वही लूप में हम अटके हुए हैं। 80% थॉट उसी प्रकार के हैं। तो मैनेजमेंट का सवाल तब होता है जब आपको पता चले कि
माइंड क्या है और माइंड थॉट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम एक लाइव एक्सपेरिमेंट यहाँ कर सकते हैं आपके साथ। ये फन एक्सपेरिमेंट है, सही और गलत का इससे कोई संबंध नहीं है। मिलके हम देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या निकलता है ना। तो कम से कम 10 सेकंड के लिए आप आंख बंद कर लीजिए, सिर्फ 10 सेकंड के लिए, और 10 सेकंड के लिए आप एक काला हाथी के बारे में मत सोचिए। आपने जैसे कहा मेरे सामने काला हाथी आ गया। आप 10 सेकंड के लिए आंख बंद रख के कोशिश कीजिए काला हाथी के बारे में आप नहीं सोचें। 10 सेकंड आंख बंद रखिए। ठीक है, अभी आंख खोलिए और बताइए कि ये 10 सेकंड में आपके मन में क्या क्या गुजरा। जैसे आपने कहा कि काला हाथी नहीं आपको देखना है, पहले मेरे माइंड में काला हाथी आ गया, फिर मैंने उसको अपोजिट कर दिया वाइट हाथी, वाइट हाथी। मैंने मेरे ब्रेन में ये थॉट डाल दिया कि मुझे वाइट कलर का हाथी दिख रहा है, वाइट कलर का हाथी दिख रहा है। ये मैंने मेरे ब्रेन में थॉट्स, ये माइंड में ये मैंने स्टार्ट कर दिया और मैंने वो विजुलाइज करना स्टार्ट किया सर जी। और उसी के साथ बहुत से अलग अलग थॉट्स। तो अगले 10 सेकंड तक वाइट हाथी आया? यस, वाइट हाथी आया सर। अच्छा, तो आपने बिल्कुल सही कहा। ये डिसाइड करने के लिए कि भी काला हाथी के बारे में नहीं सोचना है, पहला आपको काला हाथी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैंने आपको इनडायरेक्टली प्रोग्राम किया क्योंकि मेरे को माइंड मैनेजमेंट मालूम है, काला हाथी के बारे में सोचने के लिए ये सजेशन देके। अभी आप सोचिए, डोंट डू दिस हम कितने बार जीवन में कितने लोगों को, बच्चों को से लेके, हाँ, और ये अभी ये एक्सपेरिमेंट को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए इसके साथ। एम्प्लॉयज़ को कभी कभी बॉस बोलता है कि तुमने बेकार किया यार, मज़ा नहीं आया काम में, एकदम तुम में कोई कैपेसिटी नहीं, नेगेटिव ऐसा स्टेटमेंट्स आता है, तुम क्या करोगे आगे जाके, मुझे पता ही नहीं तुम क्या काम कर रहे हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस बेकार है। अब यही चीज़ मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दूसरा तरीका, अगर आपको माइंड प्रोग्रामिंग मालूम है। मान लीजिए कोई आपका कलीग है, कोई साथी है जिसने कोई काम आपके हिसाब से नहीं किया है ना, तो मैं उसको ये बोल सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे मान लेते हैं आप है माधवी जी, आप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आप में इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, आप में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, आप में टैलेंट भी भर भर के हैं, आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन इससे बहुत ज़्यादा थी। अब बात मैंने आपकी काम की लेकिन मैसेजिंग का तरीका अलग है। मैं आपको फोकस कहाँ लेके जा रहा हूँ, आप में बहुत टैलेंट है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, आप में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को मैंने वहाँ प्रोग्राम कर दिया। अगर मैं बोलता हूँ आपको आप बेकार हो, आप में कोई गुण ही नहीं है, आप किसी काम के नहीं हो, मुझे पता नहीं क्या होगा आपके जीवन में, तो मैंने आपको और अपने आप को उस नेगेटिव दिशा में प्रोग्राम कर दिया। वही मेरे जीवन में बड़ा होगा। तो माइंड का एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, जिस चीज़ पे आप फोकस करते हो वही चीज़ आपके जीवन में बड़ा होगा। वो सही है या गलत है उससे कायनात का कोई लेना देना नहीं है, वो लीगल है या इलीगल है उससे भी कायनात का कोई लेना देना नहीं है। कायनात एंड माइंड वर्क्स ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल, उसकी सिंपल सिद्धांत है, जिस चीज़ पे आप फोकस करते हो वो एक वृक्ष को पानी डालने की तरह है, वही वृक्ष आपके जीवन में बड़ा होगा। तो शब्दों का चयन बराबर कीजिए, अपनी सोच पॉजिटिव रखिए। आपके इर्द गिर्द आपकी सबसे नेगेटिविटी कितना ही क्यों ना हो, हर परिस्थिति में आपको पॉजिटिव सोच की स्कोप बनी रहती है। आप उस पे फोकस करोगे तो वो आपका जीवन में बड़ा होगा। आप नेगेटिविटी पे फोकस करोगे तो वो आपका जीवन में बड़ा होगा। जो चीज़ को आप फोकस करोगे वो बड़ा होगा। ये माइंड मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। तो मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि जो हम फोकस करेंगे, बट बहुत बार क्या होता है ना सर, मोटिवेशनल थॉट्स हम लोग सुनते हैं, एफर्मेशंस हम लोग को खुद को देते हैं रात को सोते वक्त कि ये चीज़ें हम लोग को हमारे खुद को बोलनी है, कि जैसे हमें जो चाहिए हम वो सोचते हैं। बट बहुत बार ना एक समय के बाद हम लोग फिर से वो नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, या किसी ने कुछ बोल दिया, जैसे कि अगर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं ऑफिस के लिए निकल गई और किसी ने बोल दिया कुछ नेगेटिव या किसी से झगड़ा हो गया,
पूरा जो पॉजिटिव हम लोग का जो थिंकिंग रहता है वो हमारा नेगेटिव थॉट्स पे चला जाता है। तो ऐसे वक्त हम लोग को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? जी देखिए, अगर किसी के बोलने से, अभी मैं कभी कभी सेशंस में जाता हूँ, लंबे सेशंस होते हैं, सीनियर लोग बैठे हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग बैठे हैं सेशंस में, है ना। अब हो सकता है मेरा सेशन खत्म होने के बाद कोई एक इंसान ये बोले कि विवेक शेट्टी एक बहुत बड़ा जीनियस है, क्या लाजवाब बातें उसने बताई, क्या उसने भाषण दी, मज़ा आ गया, आज ऐसा लगा कि कुछ अच्छा वक्त बीता हमारा ये सेशन में। दूसरी तरफ उसी हॉल में हो सकता है एक और इंसान हो जो ये राय बनाए मेरे बारे में, क्या बोल रहा था खुद ही जाने, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आया, बेकार हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। अब ये दो डिफरेंट ओपिनियन हो गए, राय हो गए दो इंसानों की। इस राय के ऊपर अगर मेरा जीवन तय होता है तो इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ कि मेरी खुशी और मेरा स्टेट ऑफ माइंड उनके हाथ में है। अपनी खुशी की चाबी और अपनी माइंड की चाबी आपने लोगों को देके रखा है। तो ये अगर आप लोगों को देके रखोगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। कोई माधवी जी का तारीफ करेगा तो माधवी जी खुश हो जाएगी, आगे जाके कोई माधवी जी की बुराई करेगा तो माधवी जी नाराज हो जाएगी। तो आपकी खुशी की चाबी, आपकी माइंड की चाबी मेरे हाथ में है। तो एक बहुत मज़ेदार किस्सा हुआ एक प्रोफेसर के साथ कॉलेज में, रियल लाइफ में। वो थोड़ा खड़ूस किस्म का प्रोफेसर था, बच्चों को डांटते रहता था, हर छोटी चीज़ के लिए उनको पनिशमेंट देता था। तो बच्चे बहुत नाराज़ थे। तो उन्होंने एक दिन एक बहुत एक मजाकिया किस्सा उनके साथ किया। वो लोग गुस्से में थे प्रोफेसर से, इसलिए सोचा कि इसके साथ ये हम एक मजाक कर लेते हैं। तो जैसे प्रोफेसर घर से निकला, एक लड़का वहीं पे खड़ा था उनके घर के बाहर, और उन्होंने बोला सर गुड मॉर्निंग, और उसके बाद बोला सर आज आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, तबीयत तो ठीक है आपकी? तो सर ने बोला अरे कुछ नहीं हुआ है मेरे को, मैं एकदम फिट हूँ, बोल के आगे निकल गया। 5 मिनट की दूरी पे दूसरा एक लड़का वहाँ खड़ा था जानबूझ के। उसने सर को देख के बोला सर आज आप एकदम एनर्जी आपकी लो लग रही है, आपकी तबीयत तो ठीक है? तो उस प्रोफेसर के मन में भी थोड़ा शक आया कि ये दूसरा लड़का ऐसे बोला कुछ नहीं भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, निकल गया आगे। थोड़ा आगे पहुँचा तो एक तीसरा लड़का वहाँ मिल गया। उसने कहा सर आपको आज सर्दी खांसी कुछ हो गई है या रात को बराबर सोए नहीं आप? तो प्रोफेसर ने वापस जवाब दिया नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रात को बराबर सोया हूँ, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब उसके मन में सीरियस डाउट आने लग गया कि तीसरा लड़का भी ऐसे ही क्यों बोल रहा है। करते करते कॉलेज पहुंचने तक 10 लड़के वैसे लाइन में खड़े थे, सब ने इस प्रकार के स्टेटमेंट्स उसको दिए। अब जब वो लेक्चर दे रहा था वो पूरा डाउन हो गया, फिर 10 लड़कों ने वही बात कही उससे, और शाम तक आपको ताजुब होगा सुन के माधवी जी, वो आखिर में बीमार पड़ गया। ये सब थॉट्स उन्होंने क्रिएट। मैंने जब टेलीविजन पे पहला प्रोग्राम किया था माइंड पे, वो पहला सीरीज था मेरा ह्यूमन माइंड पे, टेलीविजन पे कार्यक्रम किया। मेरा प्रोग्राम का टाइटल था मन एक कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का अर्थ है विशिंग ट्री। आप एक विशिंग ट्री के नीचे इस वक्त इस जगह बैठे हो। आप जैसे ही बोलते हो मैं बीमार हूं, ऊपर से तथास्तु हो जाता है, ठीक है बीमार पड़िए आप जैसे ही बोलते हो ये मेरे से नहीं हो सकता है, ठीक है ये आपसे नहीं होगा। एक विशिंग ट्री के नीचे बैठे हो, आपको माइंड का पावर ही नहीं मालूम है। और अगर माइंड का पावर पता चले तो आप बीमार इंसान भी जल्दी, या बीमार फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाले की कुछ कृपा है या कायनात की कुछ कृपा है, मैं अपना बड़प्पन नहीं कर रहा हूं, काफी सालों से मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। माइंड पावर हमको मालूम है। कभी कभी अगर हेडेक होता है तो हम योगा और मेडिटेशन, तो ये टेक्निक्स बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन, ध्यान लगाना, जिसमें आप, और योगा, ये 2 ही सब्जेक्ट्स है जिसमें अगर आप डीप में जाओ तो आपको ऐसे टेक्निक्स मिलेंगे जिससे आप माइंड की स्टेबिलिटी पे काम कर सकते हो। माइंड स्थिर रहे हर परिस्थिति में। कोई मुझे कुछ भी क्यों ना कहे, अगर किसी ने मुझे गधा कहा,
मैं भी जानता हूँ मैं गधा नहीं हूँ, वो भी जानता है मैं गधा नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने स्लीव इस तरह ऊपर किया और बोला कि आपने क्या बोला, गधा बोला मुझे, अभी बताता हूँ, उस वक्त मैं एक्चुअली गधा बन गया। जब मैं गुस्सा हो गया उस वक्त मैं एक्चुअली गधा बन गया, तब तक मैं गधा नहीं था। ये माइंड की खूबी है कि कोई कुछ भी बोलने से आपका जीवन उससे थोड़ी न तय होता है। आपको जब अंदर से पता है आप क्या है, आपका माइंड क्या है, इसको अंग्रेजी में खूबसूरत शब्द का प्रयोग होता है, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी। अगर मैं सोच रहा हूं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं भविष्य में रहूंगा कि इंटरव्यू का परिणाम क्या होगा, कितने लोग देखेंगे और कितने लोग मुझे पसंद करेंगे, तो ये इंटरव्यू में मैं अपना परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाऊंगा, मुझे वर्तमान में रहना पड़ेगा। माइंड की दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 99.999% लोगों के साथ, या तो उनका माइंड भविष्य में रहता है या अतीत में, ईदर इन इमेजिनेशन और इन मेमोरी। इट इज रेयरली इन द मोमेंट, इट इज रेयरली इन द नाउ। इस क्षण में माइंड बहुत कम रहता है और ये क्षण ही जीवन है। जब तक आप ये सांस नहीं छोड़ोगे और अगला सांस नहीं लोगे, वो मृत्यु है ना। जब तक आप अगला सांस लेके उसको नहीं छोड़ोगे, वो मृत्यु है। हर सांस आपको ये संदेश दे रहा है कि ये क्षण ही जीवन है, लेकिन आपने अपने माइंड को कुछ इस तरह मैनिपुलेट किया है कि आप सोचते हो मैं भविष्य के बारे में सोच रहा हूं, मैं अतीत के बारे में सोच रहा हूं। आपका व्यक्तिगत, आपका जो भविष्य है वो आपका वर्तमान तय करता है। वर्तमान माँ की तरह है, भविष्य बच्चे की तरह है। अगर एक खूबसूरत प्यारा सा और सेहतमंद बच्चा आपको चाहिए, आप माँ के हेल्थ पे अगर ध्यान नहीं दोगे तो बच्चा सेहतमंद कैसा पैदा होगा। ये वर्तमान ही भविष्य को तय करता है। इस पे आपका ध्यान नहीं और भविष्य के बारे में आप सोच रहे हो। 365 डेज 24/7, हाँ 1-2 मिनट के लिए आपने गोल सेट कर लिया और फिर आप वर्तमान में ही रहे पूर्ण तरह, तो अलग बात है। लेकिन लोगों का आप दिमाग अगर देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, खुद अगर आप अपना भी करोगे, काफ़ी टाइम लोगों को पता चलेगा हम अतीत में हैं या भविष्य में हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन, योगा, और ये करिकुलम और सिलेबस में आना चाहिए। ये मैंने अपने प्रेस इंटरव्यूज़ में हर जगह जहाँ मैं यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ योगा और मेडिटेशन ये प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट कीजिए। 5-6 साल का बच्चा जो है वो योगा कर सकता है, वो मेडिटेशन कर सकता है। ये दो चीज़ से आपको एक बहुत बड़ा, वो बच्चे को अगर आप 10 साल 15 साल में, जब वो 15-16 साल का उम्र में आप देखोगे, पता चलेगा कि इसमें एक अलग स्पार्क है, इसमें कुछ अलग ही बात है। तो पुराने भारतीय जो ऋषि थे, ऋषि मुनि सब थे, वो लोग ये कहते थे कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा वो बने जो आप चाहते हो, या आपका बच्चा वो बने जो हम चाहते हैं, तो पहले 7 साल में आप मुझे अपना बच्चा दीजिए, मैं उसको पहले 7 साल में ट्रेनिंग देता हूँ। वो जो ट्रेनिंग उसके साथ पहले 7 साल में रहेगा, 7 और 10 साल तक, वो जीवन भर उसको फ़ायदा मिलेगा उसका। तो मैं इसी प्रश्न पे आऊँगी कि जैसे आपने बोला कि बच्चे, तो आप क्या कहेंगे एज ए पेरेंट्स कि जिनके अभी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या टिप्स देंगे कि ये रूटीन उन्होंने बच्चों के साथ लाना चाहिए। जैसे आपने अभी कहा था कि हम लोग बहुत बार ना डोंट, बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, हम लोग ये बहुत बार यूज़ करते वर्ड्स। तो ऐसे कौन से टिप्स या रूटीन हम पेरेंट्स ने उनके खुद में लानी चाहिए कि जिससे बच्चे आगे जाके बहुत भविष्य में डिप्रेशन, एंजाइटी या नेगेटिव थॉट्स में, उस सब में फंसे ना। तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपको जान के ताजुब होगा, आज का जो इंटरनेट, सोशल मीडिया का जो युग चल रहा है, उसमें बच्चे जो चीज़ें देख रहे हैं वो 70% चीज़ें नेगेटिव हैं, और वो सॉफ्टवेयर बन के उनके माइंड में डाउनलोड हो रहे हैं 70%। तो मान लीजिए एक सिंपल मिसाल अगर हम लें, पेरेंट्स ही बच्चों को लेके जाते हैं एक मूवी में, थिएटर में, उनको लगता है मनोरंजन हो रहा है ना। अब वो, मुझे फिल्म इंडस्ट्री से मेरी कोई मतलब दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है मैं फिर भी बोलूँगा। अब वो पिक्चर में वायलेंस है, मारामारी है, उसमें क्राइम है,
गुस्सा है, सास बहू की सीरियल्स हम देखते हैं। मैं लोगों को ये बोलता हूँ, सास बहू की सीरियल्स अगर आपके घर में चल रहा है काफ़ी देर तक, वो एनर्जी वाइब्रेशन सास बहू की है, धीरे धीरे घर का माहौल वो सीरियल की तरह ही होगा। मेरी एकता कपूर से कोई शिकायत नहीं, भगवान उनको खुश रखे और हमेशा वो फले फूले और सक्सेसफुल बने जीवन में। लेकिन सास बहू का सीरियल्स अगर आपकी टीवी पे चल रहा है तो नेगेटिव इमोशंस चल रहे हैं, आपका फोकस उधर है। जो मैंने आपको शुरुआत में कहा, पिक्चर में आप 3 घंटा बैठ रहे हो, वहां जो रोमांस चल रहा है वो भी फेक है, वो सिर्फ एक्टिंग है, सच्चाई में कुछ भी नहीं है ना। वो फेक चीजों पे आपका ध्यान ज्यादा है और नेगेटिव इमोशंस वो फिल्म में अगर ज्यादा है तो वो नेगेटिव इमोशंस आपके जीवन में भी उसका प्रभाव गहरा है। मैं पिछले 12-13 सालों से एक फिल्म भी नहीं देखा है मैंने। कभी कभार अगर मुझे एक फिल्म देखनी होती है, उसका स्क्रिप्ट मैं पहले समझ लेता हूँ ये किस तरह की स्टोरी है। देखिए, आपके पास अगर एक प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, आप बिना उसका भाड़ा लिए किसी को रहने नहीं दोगे, लेकिन आपका माइंड स्पेस जो है, माइंड का जो स्पेस है, वो आप सबको फ्री दे रहे हो और वो लोग आपके माइंड स्पेस का बैंड बजा रहे हैं। वो डायरेक्ट फिल्म में आप 2000 रुपया फैमिली के लिए खर्चा करके जाते हो और माइंड का खुद का बैंड बजा के आते हो आप। तो सोचिए, क्यों? हमको माइंड का नॉलेज ही नहीं है ना। तो आप माइंड स्पेस किसको दे रहे हो, ये सोच समझ के तय कीजिए। किस विषय के लिए दे रहे हो? आपके इर्द गिर्द समाज में बहुत नेगेटिव लोग हैं, उनके साथ आप ज्यादा वक्त अगर बिताना शुरू करोगे, उनका माइंड स्पेस का असर आपके माइंड स्पेस पे होगा ही होगा। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। सवाल यह है कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा और कब तक पड़ेगा। किन लोगों के साथ किन विषय पे आप डिस्कशन कर रहे हो, यह भी सोचना जरूरी है। तो पेरेंट्स को बच्चों को सबसे पहला टिप, फॉर एग्जाम्पल हम कार्टून गेम्स खेलते हैं, बच्चा हमको लगता है इसमें क्या है, कार्टून है। नहीं, वो बच्चे को खुशी कब मिलती है? जब एक इंसान वो कार्टून में दूसरे इंसान को मारता है, तो कार्टून गेम में वो बच्चे को खुशी मिलती है, उसको लगता है वो कार्टून है, माँ बाप को लगता है कार्टून है। लेकिन यही माइंडसेट जिसको बोलते हैं, आगे जाके यूएस में इसका परिणाम क्या हुआ है मालूम है आपको? वो 14 साल की उम्र में पहुंचने के बाद कार्टून गेम्स में उसने गोली बहुत मारी है। अब वो एक दिन पिताजी का लाइसेंस वाला बंदूक, पिताजी गलती से छोड़ जाते हैं घर में, वो बंदूक उठा के स्कूल में फायरिंग शुरू कर देते हैं। ऐसे 1-2 इक्के दुक्के किस्से नहीं, बहुत सारे किस्से हुए हैं यूएस में। इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है आपको मालूम है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ गन लाइसेंस आसानी से नहीं मिलती है। वहाँ हर एक घर में 2-2 बंदूकें हैं, एक नहीं 2-2। तो गन लाइसेंस यूएस में बड़ी आसानी से मिलती है। वो बच्चा जो रोज वही मारामारी का गेम खेल रहा है, वीडियो गेम में, कार्टून में, इधर उधर, थोड़े साल वो गेम खेलने के बाद वो थक जाता है, बोलते हैं कब तक वीडियो स्क्रीन में खेलूंगा मैं, अब तो रियल में देखना है मुझे। इसीलिए एक 14 साल का बच्चा जो जाके बंदूक से फायरिंग करता है स्कूल में, जिन लोगों पे फायरिंग करता है उससे उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। हो सकता है कुछ रास्ते पे चलने वाले लोगों को जानता भी नहीं है, लेकिन उसको मजा आता है अंधाधुंध फायरिंग करने में। क्यों? बचपन से वो गेम खेलते आ रहा है। तो किस तरह का माहौल आप बनाते हो बच्चों को बड़ा करने के लिए? अगेन अंग्रेजी में खूबसूरत सेइंग है, पेरेंट्स शुड बी द गार्डनर्स नॉट द लैंडलॉर्ड। आप जमींदार मत बनो, आप माली बनो। माली का काम यह है कि अच्छा उनको हवा मिले, पौधे को अच्छा पानी मिले, उसको जो सॉइल है वो भी फ्रेश रहे, ऑर्गेनिक रहे। ये रोल है माली का। तो पेरेंट की जवाबदारी है नंबर 1 कि माहौल जिस तरह के आप बच्चों को बड़ा कर रहे हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। विषय तो बहुत लंबा जा सकता है और बहुत सारे टिप्स मैं दे सकता हूँ। बचपन से उनको आदत डालिए प्राणायाम और योगा का। नहीं सर, बहुत सच्ची आपने कहा है कि व्यूअर्स एज ए पेरेंट्स अगर आप हो तो आप हमें सच्ची ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनका माइंड पूरा
जो हम लोग थॉट उन्हें देंगे वो थॉट से वो बड़े रहेंगे। तो हम लोग के हाथ में है कि हमें उन्हें कौन सा थॉट देना है, कैसे बड़ा करना है। जैसे सर ने कहा कि हम एक माली का काम कर रहे हैं, तो पौधे कैसे चाहिए ये हमारे हाथ में है। सर मैं और एक क्वेश्चन आपको पूछूंगी कि आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी हो, बी पॉजिटिव। आज मैं आपके साथ बैठी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक एनर्जी मुझे वाइब फील हो रही है। बट क्या कहेंगे आपका डेली रूटीन कैसे रहता है, या आप वर्तमान, जैसे आपने कहा कि वर्तमान में रहना, प्रेजेंट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नहीं पॉसिबल होता, आप कैसे खुद को इस वर्तमान में रखते हो? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जैसे आप ब्रश रोज करते हो, स्नान रोज लेते हो, ऐसा नहीं कि साल में एक बार स्नान करते हैं, है ना, ठीक उसी तरह मोटिवेशन रोज होना चाहिए। तो मेरा दिन शुरू होता है सुबह 4:30 बजे, 4:30 से 6 बजे तक, सुबह तक। अब मेरा विषय कुछ अलग है, इसीलिए मैं 4:30 से 6 बजे तक मेडिटेशन और योगा करता हूँ। बाकी लोगों को इतना करने की ज़रूरत नहीं है शुरुआत में। आप सुबह उठ के जो अपने साथ जो समय बिताते हो, उससे तय होता है कि लोगों के साथ आपका समय कैसे बीतेगा। और सुबह जो भारतीय संस्कृति है, उसमें सुबह का समय सूर्य उदय होने से 90 मिनट पहले जो समय होता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उसमें वातावरण पूरा आपका सहयोग कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है कि जो भी काम आप इस समय करोगे उसका असर जीवन भर आपके साथ रहेगा। यही ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है। सुबह उठ के आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, तो वो थॉट्स को पहले वहाँ पे चार्ज लेना चाहिए, वहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए कि यहाँ हम बैठ के अपने आप से ध्यान लगाए, ताकि माइंड फ्रेश हो, हम फ्रेश रहे। दिन भर जो हमको जिन परिस्थितियों से जूझना है, उन परिस्थितियों से जूझने की हमारे पास वो ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा रहे। तरह तरह के नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, माइंड बदलते रहेगा, लेकिन हम वापस पॉजिटिविटी पे जल्दी आएंगे और हमारा फोकस वो पॉजिटिव चीज़ों पे ही रहेगा। तो जैसा आप मोबाइल को चार्ज करते हो सुबह, ताकि दिन भर वो चार्ज रहे, है ना। और रात को सोने से पहले 10 मिनट, सुबह 10-15 मिनट भी आप 20 मिनट भी योगा और मेडिटेशन करोगे, और सोने से पहले आप 10-15 मिनट करोगे, तो आपकी चार्जिंग बराबर बनी रहेगी। क्योंकि किस तरह के नींद आएगा आपको, किस तरह के सपने आएंगे आपको, ये सब पे भी आपका मेडिटेशन और योगा से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप जो ख्याल लेके सोते हो, चांसेस है कि वही ख्याल से आप सुबह उठोगे। तो हम लोगों को बोलते हैं हल्का सा डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग की एक बहुत खूबसूरत बात है। आपको एक ये लास्ट क्वेश्चन में एक लाइव डेमो और दिखाता हूं मैं। अभी आप हल्का सा रिलैक्स हो जाइए, एकदम टाइट बॉडी रखने की जरूरत है, आराम से रिलैक्स हो जाइए। फेस पे एक हल्का सा स्माइल लाइए, प्लेजेंट स्माइल जिसको बोलते हैं प्लेजेंट, और स्लाइटली डीपर ब्रेथ लीजिए, स्लाइटली डीपर। और अभी कंफर्टेबली जहां तक हो सकता है थोड़ा होल्ड कीजिए। जब आप होल्ड कर रहे हो, अपने माइंड को ऑब्जर्व कीजिए। अभी एक्सेल कीजिए, वापस थोड़ा होल्ड कीजिए। एक्सेल करने के बाद होल्ड कीजिए, माइंड को ऑब्जर्व कीजिए, वापस सांस अंदर लीजिए, थोड़ा होल्ड कीजिए, माइंड को ऑब्जर्व कीजिए, वापस सांस छोड़िए। अब ये टेक्निक आप खोल सकते हैं। आप एक इस टेक्निक में एक बहुत अद्भुत चीज़ आपको मालूम पड़ेगा। जब मैं सांस लेके थोड़ा होल्ड करता हूँ, अगर आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करोगे, थोड़े थॉट्स आएंगे, लेकिन वो थॉट्स आके तुरंत जाना पड़ेगा, क्योंकि फोकस आपको ब्रेथ पे लाना पड़ेगा। नहीं तो आप सफोकेट हो जाओगे, है ना। ठीक उसी तरह आप छोड़ दो सांस, फिर आप वापस थोड़ा होल्ड कीजिए। अपने आप को सफोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। योगा और मेडिटेशन खुशी की बात है, इसमें आदमी रेस्टलेस, फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है ना। तो फर्स्ट स्टेप टू मास्टरी ओवर माइंड इज मास्टरी ओवर ब्रेथ। सांस पे जब आपका कंट्रोल आएगा, माइंड पे ऑटोमेटिक कंट्रोल आता है। द माइंड नीड्स अ व्हीकल टू मूव एंड दैट व्हीकल इज ब्रेथ। जिस गाड़ी पे माइंड चलता है वो सांस है। वो गाड़ी को जब आप पकड़ लेते हो तो माइंड ज़्यादा दूर भाग नहीं सकता है,
वापस आना पड़ता है उसको। तो इसका फ़ायदा आपको निजी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ दिखता है, इसका असर कितना गहरा है, मैं आपको 2 शब्दों में समाप्त करता हूँ फिर ये प्रश्न का उत्तर। आप अगर डॉग्स को ऑब्जर्व करोगे, कुत्तों को, वो बहुत फास्ट सांस लेते हैं, इस तरह का सांस है उनका। कभी आप जंगल में जाके एक हाथी या कछुए को देखे हुए, टॉर्टॉइस को, बहुत धीरे सांस लेता है। ह्यूमन बींग्स, इंसान जो है, कुत्ते जितना फास्ट सांस भी नहीं लेता है, हाथी और कछुए जितना स्लो सांस भी नहीं लेता है। इंसान का एवरेज 12 to 15 ब्रेथ्स पर मिनट है, 12 से 15 सांस हर मिनट में। आप तीनों की जीवन शैली देखिए। कुत्ते का जो लाइफ स्पैन है 12 से 15 साल है। हाथी और कछुआ, हाथी को अगर आप सर्कस में खेलने पे मजबूर नहीं करोगे और उसके पाँव में बेड़ियां नहीं बांधोगे, उसको खुला जीवन जंगल में जीने दोगे, 1 से 25 साल मिनिमम लाइफ है उसका, 1 से 50 तक भी जा सकता है। इंसान अभी साइंस के माध्यम से 70 to 75 ईयर्स एवरेज लाइफ पे आया है। उनकी सांस लेने की पैटर्न आप देखिए और उनका जीवन का लाइफ स्पैन देखिए, आप कितना लंबा जीवन है। आप जिस तरह सांस लेते हैं उससे माइंड ही नहीं कंट्रोल में आता है, आपका लाइफ स्पैन भी बढ़ता है। पूछिए क्यों? इसका कारण ये है, आप एक स्पा में जाके अपने हाथ के लिए मसाज ले सकते हैं, अपने पैर के लिए मसाज ले सकते हैं, अपने सर को मसाज करा सकते हैं। लेकिन जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, आपका लंग्स को मसाज मिल रहा है, आपका इंटेस्टाइन्स को मसाज मिल रहा है, आपका लीवर को मसाज मिल रहा है, आपका हार्ट को मसाज मिल रहा है, आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज मिल रहा है, जो कोई स्पा में जाके आप पैसे दे के भी नहीं करवा सकते हैं। बहुत सर, है ना? यस। तो इसीलिए डीप ब्रीदिंग, इसीलिए मेडिटेशन, आप बचपन से उनको आदत डालोगे, बच्चों को, और अपने आप को आदत डालोगे, आप कोई भी एज में क्यों ना हो। और अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये बच्चों को आदत डालना बहुत ज़रूरी। दे शुड बी अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सुबह जल्दी उठ जाए, रात को जहाँ तक हो सके, कभी कभार ठीक है, जल्दी सो जाए। आई थिंक व्यूअर्स, मुझे तो सीक्रेट पता चल गया है लाइफ का, आपको भी पता चल जाएगा। जो भी ये वीडियो देखेंगे, ये इंटरव्यू देखेंगे, बहुत एक लाइफ सीक्रेट है कि अगर आपको माइंड कंट्रोल करना है, माइंड मैनेजमेंट करना है, तो सबसे पहले आपको ब्रीथ कंट्रोल, ब्रीथ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीथ कंट्रोल देखिए, ब्रीथ मैनेजमेंट कीजिए, माइंड मैनेजमेंट कीजिए। आप कोई भी एज ग्रुप के हो, अगर आप पॉजिटिव थॉट्स अपने ब्रेन में, अगर आप पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, तो आप जो सक्सेस चाहेंगे, जैसा जीवन चाहेंगे, वैसा पा सकते हैं। थैंक यू विवेक सर, आपने बहुत, आपके बहुत से काम रहते हैं, एक्सपीरियंस रहता है, बट फिर भी आपने टाइम निकाल के हमें इतनी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी मिली और बहुत अच्छे अच्छे आपने सवाल भी किए, और मेरी उम्मीद ये रहेगी कि दर्शकों तक ये बात पहुंच जाए और उनके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाए। थैंक यू सर। तो मिलते रहेंगे ऐसी मुलाकातों के साथ, तब तक के लिए कैमरामैन सैयद के साथ मैं माधवी वाडकर, नव भारत, मुंबई।